यस बच्चों, सो नाउ वी विल गोइंग टू डू मैनेजरियल डिसीजन एमसीक्यूज। बच्चों मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ना अलग अलग टाइप के सम्स आपको आते हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, हमने ईच एंड एवरी कंसेप्ट का सम किया है। मेक और बाय एक कंसेप्ट है, प्रोडक्ट मिक्स एंड सेल्स मिक्स। मेक और बाय पर बच्चों आपको याद होगा जिसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि अगर कंपनी के पास अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, अनयूटिलाइज कैपेसिटी मतलब कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है तो कंपनी के लिए क्या अच्छा होगा, मैन्युफैक्चर करना अच्छा होगा या फिर प्रोडक्ट को परचेज करना अच्छा होगा ओपन मार्केट में, किसमें कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा, दैट इज नोन एज मेक और बाय। सेल्स मिक्स में हमने पढ़ा था, याद है, दो तीन टाइप के प्रोडक्ट है, लाइक प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। तो कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, प्रोडक्ट ए कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट बी कितना प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट सी कितना प्रोड्यूस करना है, सो दैट कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट हो, दैट इज नोन एज सेल्स मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। डू यू रिमेंबर दो तीन ऑप्शन दिया हुआ होता था बच्चों कि प्रोडक्ट ए 500 यूनिट प्रोड्यूस करो, प्रोडक्ट बी 300 एंड प्रोडक्ट सी 200, या प्रोडक्ट ए 400, प्रोडक्ट बी 400 या प्रोडक्ट सी 200, लाइक दैट। तो हम लोग फाइंड आउट करते थे कि किसका कौन से ऑप्शन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, दैट ऑप्शन इज बेटर, दैट इज नोन एज सेल्स मिक्स। की फैक्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों, की फैक्टर के एमसीक्यूज भी है। की फैक्टर का मतलब क्या होता है, लिमिटेड फैक्टर, जहां पे मशीन आर और लेबर आर लिमिटेड है, समझा। तो उसमें कंपनी को डिसाइड करना है कि कंपनी अपना 100% प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। लाइक कंपनी के पास तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो लेट अस सपोज प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी में से प्रोडक्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, या कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर या कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर हम लोग फाइंड आउट करते थे बच्चों। फिर हम लोग याद है रैंक देते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, और जिसका थर्ड रैंक है उसका प्रोडक्शन कम करो बट बाकी ए और बी का प्रोडक्शन ज्यादा करो। मतलब सिंपल, की फैक्टर में जो हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट मतलब नया ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट वी हैव टू गिव डिसीजन। सो हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने से कंपनी को बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। तो वैसे टाइप के भी सम्स है बच्चों। डिसकंटिन्यू, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है, शटडाउन करना है। मर्ज प्लांट, आपको याद होगा बच्चों मर्ज प्लांट के बहुत सारे सम्स हम लोग ने सॉल्व किए हैं, मर्ज प्लांट इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर वेराइटी ऑफ सम्स इन दिस चैप्टर, बट अगर मैं पर्टिकुलर एमसीक्यूज की बात करूं ना बच्चों, एमसीक्यूज जो है वो उसमें सब कंसेप्ट उन्होंने कवर नहीं किया है, दे हैड कवर लिमिटेड कंसेप्ट। और वो भी कंसेप्ट है ना, वो ऐसे ऐसे सम्स है जो शायद हमने क्लास में नहीं किया बच्चों, अलग अलग टाइप के सम्स पूछे हैं उन्होंने। तो आई विल मेक यू सॉल्व ऑल दी सम, मैं आपको सब सम सॉल्व करवाऊंगा उसमें से, लेकिन ये चैप्टर में पर्टिकुलरली आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप लोग सम्स एक बार देख लेना जो हमने किया है या आपने जो पहले किया है, सब सम एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। According to me, the very important concept is key factor and make or buy. This is very important. और मर्ज प्लांट के भी सम्स आपको आ सकते हैं। मर्ज प्लांट का एमसीक्यूज आपके सिलेबस में, इसमें ये सिलेबस में तो है, सॉरी इसमें नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, आपको जो अगेन मेरे पास पीडीएफ ही है, सो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, तो आप लोग उसमें से देख सकते हो। जो बच्चे मेरे देख रहे यूट्यूब, जो बच्चे बाहर के हैं उनको मैं बता दूं बच्चों कि मैं मनन प्रकाशन के एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं। मनन प्रकाशन के एमसीक्यूज आपको बुक के पीछे मिल जाएंगे, सो हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। सो हैव अ लुक एवरीवन, कॉन्सेंट्रेट करो। सी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल फॉर योर सिलेबस।
वो करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, वो हाई लेवल के सम्स है, सीए इंटर के सम्स है, आपको आने के चांसेस नहीं है। समझा? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं करवा रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ओके, बोथ ऑफ विच यूटिलाइज सेम स्किल्ड लेबर यूटिलाइज हो रहा है। फॉर कमिंग पीरियड सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर इज लिमिटेड टू 2000 आवर, मतलब सिर्फ 2000 आवर ही लेबर काम कर सकते हैं। लिमिटेड की फैक्टर का समय बच्चों, लिमिटेड फैक्टर, इसमें लेबर लिमिटेड फैक्टर है, 2000 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? डाटा रिलेटिंग टू ईच प्रोडक्ट आर एस फॉलोज, ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स का 20 है और वाई का 40 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 एंड 30 है, सो वी विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्किल्ड लेबर आर पर यूनिट लिखा है बच्चों, मतलब एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर की जरूरत है? तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने में 2 आवर्स की जरूरत है और प्रोडक्ट वाई को बनाने में 4 आवर्स की जरूरत है। और मैक्सिमम डिमांड भी आपको दिया है, प्रोडक्ट एक्स का मैक्सिमम डिमांड 800 है और प्रोडक्ट वाई का मैक्सिमम डिमांड 400 है, मतलब उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन कमिंग पीरियड में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हाउ मेनी यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल, कंपनी को कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल करना है। सो हैव अ लुक एवरीवन, नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले ना बच्चों हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा है, सो दैट वो प्रोडक्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करें। सो देर आर 2 प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, राइट, एक्स एंड वाई। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स, सी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज 20 एंड वाई का है 40, सो 20 एंड 40, इसमें से लेस होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 एंड 30 है, सो 12 एंड 30, सो आपको 8 एंड 10 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस और नो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मिला आपको? 8 एंड 10। अभी आपको नीचे देखो, अगर आप लोग सम देखोगे तो नीचे आपको इंफॉर्मेशन दिया है that skilled labor hour per unit, skilled labor hour मतलब 1 यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर की जरूरत है? तो यहाँ पे 2 लेबर आवर एंड हियर 4 लेबर आवर। सो नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, बराबर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन से लेबर आवर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। कैसे फाइंड आउट करना है सर? इसको इससे डिवाइड करो, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 8 डिवाइडेड बाई 2, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 4। तो यहाँ पे हमें पर लेबर आवर के ऊपर 4 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है प्रोडक्ट एक्स में, और प्रोडक्ट वाई की अगर मैं बात करूं तो 2.5 रुपीज़ का ही बेनिफिट हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी शुड फोकस मेनली ऑन प्रोडक्ट एक्स फर्स्ट एंड देन प्रोडक्ट वाई, समझा? प्रोडक्ट एक्स पे पहले फोकस करना है देन प्रोडक्ट वाई, क्योंकि प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कम है और प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज़्यादा है बच्चों। सो अभी है ना प्रॉब्लम क्या पता है कि टोटल कंपनी के पास है ना 2000 लेबर आ रही है, मतलब है ना लेबर 2000 आवर्स ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आवर्स काम नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी बिजनेसमैन को पूछोगे कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना पसंद करोगे, तो दे विल से दैट हमें जिससे हमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिल रहा है ना, वो हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे, यस और नो? तो किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो कंपनी चाहेगी कि प्रोडक्ट एक्स कंपनी मैक्सिमम प्रोड्यूस करे,
लेकिन प्रोडक्ट एक्स का मैक्सिमम डिमांड 8000 यूनिट ही है, मतलब 8000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया ना तो हो सकता है प्रोडक्ट एक्स सेल ना हो। समझा? अगर मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होता तो प्रोडक्ट एक्स ही बनाओ, प्रोडक्ट वाई बनाने की क्या ज़रूरत है। बट उसमें क्या लिखा है कि प्रोडक्ट एक्स का मैक्सिमम डिमांड 8000 यूनिट नहीं है, सॉरी 800 यूनिट्स है ना। वेट बच्चों, हाँ 800 यूनिट्स है, सॉरी बच्चों 800 यूनिट है। एक यूनिट को बनाने में कितना लग रहा है बच्चों? 2 आवर्स। देखो लिखा है यहाँ पे, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट कंपनी विल नीड 2 आवर। तो कैन यू से 1600 आवर मेरा एक्स यूनिट में लग रहा है, 1600 घंटा जो है वो एक्स यूनिट को प्रोड्यूस करने में लग रहा है, यस और नो। तो अभी वाई यूनिट के लिए, समझा, या वाई प्रोडक्ट के लिए कितना आवर्स बचा? 400 आवर्स। क्लियर? और वाई प्रोडक्ट बनाना हो तो एक प्रोडक्ट को बनाने में 4 आवर्स की जरूरत है। एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने आवर्स की जरूरत है? 4 आवर्स की। समझा बच्चों? तो हम लोग कितने यूनिट बना पाएंगे? तो 400 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 आवर, तो 400 डिवाइडेड बाय 4 यू कैन प्रोड्यूस ओनली 100 यूनिट ऑफ y, 100 यूनिट इंटू 400। समझा बच्चों? ये 100 यूनिट मैंने कैसे निकाला? 2000 इज अ टोटल आवर, इससे ज़्यादा कंपनी वर्क नहीं कर सकता, ये कंपनी का मैक्सिमम कैपेसिटी है। 2000 में से 1600 माइनस किया तो 400 आवर्स जो बचा है ना वो सिर्फ कंपनी वाई प्रोड्यूस कर सकता है, वाई की यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। समझा? तो हमने फिर क्या देखा कि वाई प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। तो 400 डिवाइडेड बाय 4 आवर, तो कंपनी कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 100 यूनिट। सो आई थिंक दिस आंसर इज राइट, 800 यूनिट ऑफ एक्स एंड 100 यूनिट ऑफ वाई। सो दिस इज गिवन आई थिंक इन ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट बच्चों? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या इंफॉर्मेशन है? सी, a company manufacture and sell a single product, okay, variable cost of product is 2.50 per unit and all production each month is sold at rupees 3.70 per unit। मतलब 3.70 रुपीज़ कंपनी का सेलिंग प्राइस है और 2.50 रुपीज़ कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ओके सर, द पोटेंशियल न्यू कस्टमर हैज ऑफर टू बाय 6000 यूनिट पर मंथ। एक नए कस्टमर ने बोला कि मैं 6000 यूनिट और परचेस कर सकता हूँ। समझा? और नहीं, ही विल परचेस 6000 यूनिट, ही कैन परचेस 6000 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 2.95 पर यूनिट। मतलब सेलिंग प्राइस वो कम देगा कस्टमर, 2.95 पर यूनिट। ही इज अ न्यू कस्टमर, पोटेंशियल न्यू कस्टमर लिखा है बच्चों। ओके, कंपनी हैव सफिशिएंट स्पेयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी। कंपनी के पास कैपेसिटी है, कंपनी प्रोड्यूस कर सकता है। इफ अ न्यू बिजनेस इज एक्सेप्टेड, अगर ये बिजनेस कंपनी एक्सेप्ट करता है 6000 यूनिट, जो पोटेंशियल कस्टमर है जिसका डिमांड है, वो ऑफर अगर कंपनी एक्सेप्ट करता है तो सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ओहो, पुराने कस्टमर का सेल थोड़ा फॉल होगा, मतलब कम होगा, बाय 2 यूनिट फॉर एवरी 15 यूनिट सोल्ड टू न्यू कस्टमर। मतलब 15 यूनिट जो कस्टमर को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं ना, न्यू कस्टमर को, 15 यूनिट के ऊपर 2 यूनिट का लॉस होगा। समझा? 2 यूनिट का लॉस होगा, मतलब 2 यूनिट कंपनी का सेल कम होगा, एग्जिस्टिंग सेल। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। समझा बच्चों? वापस में पढ़ रहा हूं क्या दिया है। कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.50 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3.70 है। कंपनी को एक नए कस्टमर ने ऑफर दिया कि ही इज रेडी टू परचेज 6000 यूनिट और he will purchase that 6000 unit in 2.95 only. So
कंपनी के पास कैपेसिटी है, कंपनी वो 6000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 6000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टू एक्सेप्ट दैट ऑफर कंपनी को थोड़ा सा लॉस होगा। क्या लॉस होगा कि कंपनी के जो पुराने यूनिट्स है ना वो कम प्रोड्यूस होंगे। कितने कम प्रोड्यूस होंगे? तो 15 न्यू यूनिट कंपनी अगर बनाता है ना तो 2 यूनिट का लॉस होगा बच्चों, समझा? तो व्हाट वुड बी द ओवरऑल इंक्रीज इन मंथली प्रॉफिट विच वुड रिजल्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग द न्यू बिजनेस। मतलब वो लोग ने पूछा है कि अगर नया बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं तो प्रॉफिट में कितना इंप्रूवमेंट होगा, प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा, समझा? वही पूछा है ना बच्चों, व्हाट वुड दी ओवरऑल इंक्रीज इन मंथली प्रॉफिट। तो दिस इज लाइक आई थिंक एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो लोग ने बोला है, बट कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो बच्चों हाउ टू फाइंड आउट? सिंपल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट उसका सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स कंपनी को। तो 6000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.95। 2.95 वो कस्टमर ने बोला है कि मैं 2.95 में ही परचेस करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6000 यूनिट। तो कंपनी का 17,700 का एडिशनल सेल्स हो रहा है। एडिशनल सेल क्योंकि कंपनी का फैक्ट्री की जगह खाली थी तो उन्होंने सोचा बना लेते हैं, तो 17,700 का एडिशनल सेल होगा। लेकिन इसमें से वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस होगा ना बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट तो इंकर्ड होगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, बिकॉज प्रोडक्शन के साथ वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे चार्ज होता है बच्चों। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 6000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.50। सर 2.50 कैसे आया? दिया है 2.50 बच्चों, देखो। सो 6000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.50 कितना आया? 2.50 वेट अ मिनट, 15,000, 15,000, यस और नो? 15,000। सो बच्चों कंपनी को 2700 का बेनिफिट हो रहा है। 2700 का बेनिफिट कंपनी को हो रहा है। फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, यस और नो? चाहे प्रोड्यूस करो या ना करो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो कंपनी को 2700 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन उसमें क्या लिखा है कि अगर ये ऑफर एक्सेप्ट किया ना तो कंपनी का जो ओल्ड यूनिट्स जो लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करते थे उसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, समझा? उसका लॉस होगा। कितना लॉस होगा? तो उन्होंने क्या बोला है कि 15 न्यू यूनिट के जगह पे 2 यूनिट का लॉस होगा। मतलब 15 नया यूनिट अगर हमने प्रोड्यूस किया ना, समझ रहे क्या? तो 2 यूनिट का नुकसान होगा, समझा? तो कंपनी कितना नया यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है? 6000 यूनिट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि लॉस कंपनी को कितना होगा न्यू ऑफर एक्सेप्ट करने से। सो 6000 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड बाय 15, यू विल गेट 800। 800 यूनिट का कंपनी को लॉस हो रहा है, तो लेस करेंगे हम लोग यहाँ से। इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो, जो कंपनी कमा सकता था बट अगर वो लोग न्यू ऑफर एक्सेप्ट करते तो नहीं कमा पाएंगे, मतलब। और लॉस ऑफ एक्सेप्टिंग न्यू ऑफर, कितना लॉस हुआ? 800 यूनिट का लॉस हो रहा है बच्चों। 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग ये लेंगे क्या? 2.95 माइनस 2.50। कैसे? ये तो नए ऑफर का कंट्रीब्यूशन है। अपना लॉस किसका हो रहा है? ओल्ड प्रोडक्ट का। हे, ओल्ड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है ना 1.2 है, 1.2। कैसे सर, कैसे? अरे 3.70 तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, देखो उसमें दिया है, और उसमें से 2.50 हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का लॉस है ना बच्चों 1.2 का हो रहा है, समझा? तो 1.2 इंटू 800 इतना कंपनी को लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है अगर कंपनी नया ऑफर एक्सेप्ट करती है तो कितना लॉस हुआ? 960। अभी 2700 में से 960 माइनस करो, सो यू विल गेट 1740।
The answer, yes or no? This is the additional profit which company is getting for accepting a new offer. Clear? Next, wait a minute बच्चों. Question number 5. A company manufacture 4 component, okay, L, M, N and P, okay, using the same general purpose machinery. Same machinery से वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. वीकली डिमांड 1500 यूनिट है ईच कंपोनेंट का, बट मशीन आर लिमिटेड है बच्चों. लिमिटेड मशीन आर 24,000 मशीन आर अवेलेबल ईच वीक. तो इसमें मशीन आर की फैक्टर है और मशीन आर लिमिटेड है. सिर्फ 24,000 मशीन आर ही यूज कर सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा कंपनी का प्लांट कैपेसिटी नहीं है. बराबर ना, प्लांट कैपेसिटी नहीं है. क्या लिखा हुआ है फिर? डिसीजन हैज टू बी मेड ऑन विच कंपोनेंट टू बाय इन फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर. कंपनी को डिसीजन लेना है कि कौन सा कंपोनेंट आउटसाइड सप्लायर से बाय करना है. मतलब हो सकता है लिमिटेड मशीन आर के वजह से बच्चों 4 प्रोडक्ट कंपनी को बनाना है ना, लेकिन 4 प्रोडक्ट वो लोग नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है. तो उनको कोई भी एक प्रोडक्ट बाहर से परचेज करना पड़ेगा. डिसीजन हैज टू बी मेड ऑन विच कंपोनेंट बाय इन फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एंड फॉलोइंग डेटास आर अवेलेबल. क्या क्या डेटा अवेलेबल है? तो 3 प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों. इनफैक्ट दे आर गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली 3 प्रोडक्ट, नॉट अ पीपी का इंफॉर्मेशन नहीं. अगर आप सम देखोगे तो हम लोग तीनों का ही इंफॉर्मेशन लेंगे. प्रोडक्ट एल एम एन, तीनों का आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है. जनरल पर्पस मशीनरी आर पर यूनिट, मतलब पर यूनिट बनाने में कितना मशीन आवर्स रिक्वायर होता है एक प्रोडक्ट को, उसका इंफॉर्मेशन है. एंड परचेज प्राइस फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, आउटसाइड सप्लायर से कितने में परचेज कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन दिया है LMN का. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, कंपनी को अगर टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करना हो, विच कंपोनेंट शुड बी परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर. समझा? कौन सा कंपोनेंट परचेज करना है आउटसाइड सप्लायर ईच वीक. सो दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई. सो चलो बच्चों स्टार्ट करते. देखो कैसे करना है, थोड़ा अलग सम है. ऐसे टाइप का सम हमने किया नहीं है बुक में, मतलब जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना उसमें ऐसा सम नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं. देखो सबसे पहले ना वी विल सी द प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट है? LMN. बच्चों आपको समझा, कंपनी वैसे तो P भी दिया है बट P का इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग 3 ही लेंगे LMN. तो कंपनी का जो मशीन आ रहे है ना, मशीन आ रही है ना वो लिमिटेड फैक्टर, यस मशीन आर लिमिटेड फैक्टर है. तो कंपनी सोच रही है कि हम लोग है ना एक प्रोडक्ट को है ना बाय करेंगे, बाय करके सेल करेंगे. समझा? उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो कौन सा कंपोनेंट कंपनी को बाय करना चाहिए? तो कंपनी को वो कंपोनेंट बाय करना चाहिए जिससे कंपनी का टोटल जो कॉस्ट है वो कम हो. समझा? कॉस्ट कम होगा ना, वो कंपोनेंट कंपनी क्या करेगी? परचेज करेगी. तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? तो पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एडिशनल कॉस्ट कितना हो रहा है. एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, मतलब परचेज किया तो एडिशनल कॉस्ट कितना होगा. समझा? तो ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है बच्चों? LMN. सो आपको माइनस करना पड़ेगा परचेज प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो हमें मिलेगा एडिशनल कॉस्ट. सॉरी बच्चों. So 57 minus 45 you will get 12. Then 55 minus 40 you will get 15 and 24. 54 minus 30
24। ये समझा कैसे निकाला हमने? बाय करेंगे तो 57 में बाय करना पड़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है कंपनी का 45। 55 माइनस 40 और 54 माइनस 30। देन यू हैव टू राइट हियर machine R to produce a single unit which is given in the question 3, 5 and 4। ये आपको दिया हुआ है 3, 5 and 4, मतलब 1 यूनिट को बनाने में कितना मशीन आर यूज होता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि मशीन आर या मशीन कॉस्ट ऑफ बाइंग पर मशीन आर फाइंड आउट करो। कॉस्ट ऑफ बाइंग पर मशीन आर, एक आर का कितना। सो हाउ टू फाइंड आउट बच्चों, तो इसको इससे डिवाइड करना है। ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 3, इसका आ रहा है 4 रुपीज। अगर 1 आवर ये परचेस करेंगे तो 1 आवर का कॉस्ट 4 रुपीज आ रहा है। 15 डिवाइड बाई 5 3 एंड 24 डिवाइड बाई 4 यू विल गेट 6। समझा? तो कंपनी को कौन सा कंपोनेंट परचेस करना चाहिए? कंपनी को वो कंपोनेंट परचेस करना चाहिए जिससे उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग मिनिमाइज हो, कम से कम हो। तो किसका कॉस्ट ऑफ बाइंग कम है? प्रोडक्ट एम का। तो राइट आंसर इज कंपनी शुड purchase product M and company should continue produce product L and M। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों अभी हम लोग। कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट L and M, ओके, यूजिंग सेम मटेरियल एंड लेबर। इट होल्ड नो स्टॉक। इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड मैक्सिमम डिमांड आर एज फॉलोज। सो कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रहा है एल और एम, और उसका आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया है बच्चों और मैक्सिमम डिमांड का इंफॉर्मेशन दिया है। सो मटेरियल एल का जो मटेरियल कॉस्ट है वो टोटल 13 रुपीज है और एम का 19 रुपीज। एक यूनिट का बच्चों, 1 यूनिट का, मतलब 1 यूनिट ऑफ एल प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल का खर्चा 13 रुपया है और 1 यूनिट ऑफ एम, एक प्रोडक्ट एम का बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा 19 रुपीज है। और ब्रैकेट में दिया है 4 पर लीटर। 4 पर लीटर का मतलब क्या होता है कि 1 लीटर का 4 रुपीज है। टोटल उन्होंने 13 रुपीज का मटेरियल खरीदा लेकिन 1 लीटर का 4 रुपया। समझा? और लेबर का भी ऐसा ही दिया है। प्रोडक्ट एल बनाने में, प्रोडक्ट एल एक प्रोडक्ट बनाने में 35 रुपीज का लेबर इंकर्ड होता है और प्रोडक्ट एम एक प्रोडक्ट बनाने में 28 रुपीज का लेबर इंकर्ड होता है और एक लेबर आवर का खर्चा 7 रुपीज है बच्चों। मैक्सिमम मंथली डिमांड दिया आपको। एल का 6000 है और एम का है ना बच्चों एक्चुअल में 8000 है। 8000, वो आंसर रॉन्ग है, 6000 नहीं है, 8000 है। समझा? तो उसको आप लोग रेक्टिफाई कर लेना बच्चों। इट इज 8000 नॉट 6000। ईच मंथ 50,000 लीटर ऑफ मटेरियल एंड 60,000 लेबर आर अवेलेबल। इतना ही अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज करेक्ट? हमें फाइंड आउट करके देना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है। मटेरियल इज अ लिमिटेड फैक्टर बट लेबर इज नॉट लिमिटेड फैक्टर। Material is a not limited factor but labor is limited factor. Neither material nor labor is limited factor or both material and labor are limited factor। आपको फाइंड आउट करके देना है कि कौन सा लिमिटेड फैक्टर है, मतलब सफिशिएंट मटेरियल और लेबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मटेरियल लिमिटेड है या लेबर सफिशिएंट है, या लेबर लिमिटेड है मटेरियल सफिशिएंट है, या दोनों लिमिटेड है, वो हमें फाइंड आउट करके इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चों? डिफिकल्ट सम है थोड़ा। लिसन एवरीवन। हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मटेरियल का इंफॉर्मेशन देखेंगे। मटेरियल का क्या है बच्चों? देखो, प्रोडक्ट एल बनाने में
₹13 का मटेरियल इंकर्ड हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ है सी। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एल ₹13 का मटेरियल इंकर्ड हो रहा है, समझा। और 1 लीटर जो है मटेरियल का वो ₹4 है, ऐसा देखो लिखा है वहां पे, 4 पर लीटर लिखा है ना। और 50,000 लीटर ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, 50,000 ही अवेलेबल है। तो हम लोग चेक करेंगे बच्चों कि प्रोडक्ट एल को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को कितने लीटर ऑफ मटेरियल की जरूरत है, कितना लीटर मटेरियल चाहिए कंपनी को, समझा। समझो पहले कितना हमें फाइंड आउट करना है कि मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है, सो दैट हम आंसर दे पाए कि मटेरियल लिमिटेड है कि सफिशिएंट है। तो हम लोग ने क्या देखा कि प्रोडक्ट एल को बनाने में ₹13 का मटेरियल यूज होता है, बराबर। और 1 लीटर का ₹4 कॉस्ट है, तो कितना लीटर यूज होता है बताओ, 13/4 पर लीटर। तो कितना लीटर यूज होगा बताओ, एक यूनिट को बनाने में 13/4, एक यूनिट को बनाने में 3.25 लीटर यूज होता है। क्या प्रोडक्ट एल के लिए एक यूनिट को बनाने में मटेरियल, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय कितना टोटल डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड। तो प्रोडक्ट एल का मैक्सिमम डिमांड 6000 है, 6000। प्रोडक्ट एल का मैक्सिमम डिमांड 6000 है, तो 3.25 मल्टीप्लाई बाय 6000 यू विल गेट 1,95,000 लीटर ऑफ मटेरियल रिक्वायर इन प्रोडक्ट एल, समझा। इतना लीटर मटेरियल चाहिए किसमें, प्रोडक्ट एल को बनाने में। दूसरा है प्रोडक्ट एम। प्रोडक्ट एम, एक प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी टोटल ₹19 का मटेरियल खरीद रहा है, ₹19 का। 1 लीटर ₹4 है, तो टोटल कितना लीटर रिक्वायर होगा एक प्रोडक्ट के लिए, 19 डिवाइडेड बाय 4, 4.75 लीटर, मल्टीप्लाई बाय 8000। 8000 इज मैक्सिमम डिमांड, मैंने रेक्टिफाई करवाया है बच्चों आपको। तो 4.75 मल्टीप्लाई बाय 8000, वेट अ मिनट, हाँ कितना आया, 38,000। 38,000 है, ये 19,500 है हाँ बच्चों, 38,000। सो टोटल करो कितना आ रहा है, 19,500 प्लस 38,000, 57,500 लीटर मटेरियल रिक्वायर्ड है, समझा। और अवेलेबल मटेरियल कितना है, सब में 50,000 अवेलेबल है लीटर। तो मटेरियल क्या है, मटेरियल लिमिटेड फैक्टर है, बराबर ना, लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटेड अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। सेम इन केस ऑफ लेबर, लेबर में भी सेम है बच्चों, ऐसे ही निकालना है हम लोग। पहले हम लोग लेंगे प्रोडक्ट एल। सो प्रोडक्ट एल बनाने में कितने आवर्स का रिक्वायरमेंट है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि ₹35 इंकर्ड हुआ टोटल लेबर का, और 1 आवर का ₹7 है, ₹7 पर आवर, बराबर ना, ₹7 पर आवर। तो टोटल कितना आवर काम किया, सो 35 डिवाइड बाय 7, 5 आवर्स काम किया, 5 आवर इंटू 6000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 6000, दिस विल बी 30,000 आवर। मतलब मटेरियल एल बनाएंगे तो 30,000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल एल नहीं सॉरी, प्रोडक्ट एल। देन प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट एम का लेबर कॉस्ट कितना है बच्चों, 28। सो 28 को आप डिवाइड करो 7 पर आवर से, तो 28 डिवाइड बाय 7 यू विल गेट 4 पर आवर, मतलब 4 आवर प्रोडक्ट एम को बनाने में जा रहा है। और एम का जो डिमांड है वो 8000 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8000 यू विल गेट 32,000 आवर। तो टोटल आर रिक्वायर्ड 62,000 है बच्चों मेरे अकॉर्डिंग।
सो लेबर भी लिमिटेड फैक्टर है। आई होप आप सभी को समझा होगा। डिफिकल्ट है थोड़ा, मुझे नहीं लग रहा है कि इतने लेंदी क्वेश्चंस दे विल आस्क यू, बिकॉज एक सम को सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 मिनट जा रहा है बच्चों, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप 2 या 3 मिनट मैक्स टू मैक्स में सम सॉल्व कर पाओ, तो आपको इजी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। इतने डिफिकल्ट और इतने लेंदी क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। क्लियर? देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है बच्चों? अ कंपनी वुड सेल 40,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट if the unit selling price was rupees 10. Okay, this would generate total contribution of 1,60,000. कंपनी को total contribution 1,60,000 का होगा। फाइन। If the unit selling price was reduced to 9.50, then sales of 44,000 unit would result. मतलब अगर selling price अगर 9.50 कर दिया ना, तो 44,000 यूनिट का सेल होगा। इफ सेटिंग यूनिट सेलिंग प्राइस, ओके, सेटिंग यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 10.50 एंड रुपीज 11 वुड रिजल्ट इन सेल्स ऑफ 36,000 एंड 31,000 यूनिट। ओके, मतलब वो लोग ने एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है, लाइक 4,000 यूनिट को बनाने में 4,000 यूनिट को सेल कर रही है कंपनी 10 रुपीज में, और उसका टोटल कंट्रीब्यूशन 1,60,000 आ रहा है। सो दे हैड गिवन द 3 इंफॉर्मेशन। 9.50 अगर सेलिंग प्राइस होता है तो 44,000 यूनिट सेल होगा, 10.50 अगर सेलिंग प्राइस होता है तो 36,000 यूनिट सेल होगा, और 11 रुपीज सेलिंग प्राइस अगर होता है तो 31,000 यूनिट सेल होगा। ओके, विच सेलिंग प्राइस वुड जनरेट हाईएस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन? ओहो, मतलब तीनों में से या चारों में से, 4 ऑप्शन है ना, चारों में से कौन सा सेलिंग प्राइस आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देगा? किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? दिस यू नीड टू फाइंड आउट। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपनी का, देखो, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, बराबर ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू फाइंड आउट कि वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट, क्योंकि पर यूनिट अगर फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना टोटल यूनिट से, क्योंकि सेलिंग प्राइस उन्होंने चेंज करके दिया है, 10, 9.50, 10.50, 11 डिफरेंट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, समझा। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, पर यूनिट, नॉट टोटल। सो वो कैसे फाइंड आउट करना है? सी बच्चों, हैव अ लुक एवरीवन। सबसे पहले कितने ऑप्शंस है, कैसे करेंगे हम लोग फास्ट? इसको मैं पूरा अगर करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, फटाफट करना पड़ेगा हमें। तो मैं ऐसे करता हूं बच्चों कि लेट अस सपोज 40,000 यूनिट का पहला इंफॉर्मेशन, सेकेंड है 44,000 यूनिट का, थर्ड है 36,000 यूनिट का, और आपको फिर है 31,000 यूनिट का, राइट? ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे आएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स आएगा, यू कैन से सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग सबका कंट्रीब्यूशन फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा फर्स्ट ऑप्शन का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इन्होंने 10 दिया है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 40,000 यू विल गेट 4 लाख। क्लियर? कंट्रीब्यूशन 1,60,000 दिया है, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 40,000, सॉरी, तो यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना मिला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 1,60,000 डिवाइड बाय 40,000 यू विल गेट 4। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 आया बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाय 40,000 2,40,000। तो यहां पे कंपनी को कंट्रीब्यूशन हो रहा है 1,60,000 का। अब इसमें ना सेलिंग प्राइस कंपनी का कितना हो रहा है? 9.50, राइट? 9.5 मल्टीप्लाई बाय 44,000 कितना आया?
4,18,000 आया। 6 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम ना बच्चों, पर यूनिट सेम रहेगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 44,000, मेरे पास कैलसी है तो उससे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। आपको भी फटाफट आंसर निकालना पड़ेगा बच्चों एग्जाम में। 4,18,000 माइनस 2,64,000 यू विल गेट 1,54,000। तो इसका आया 1,54,000। समझा क्या सबको? नेक्स्ट, इसका सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? 36,000 यूनिट का। 36,000 यूनिट का 10.50 है। सो 10.50 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 10.50 मल्टीप्लाई बाय 36,000 you will get 3,78,000 and this will remain same. Sorry for presentation बच्चों, मेरा खराब है प्रेजेंटेशन पता है मुझे, लेकिन मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट कम टाइम पे हो जाए फटाफट आपके सम्स। कितना आया? 1,62,000। ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हमें टोटल फाइंड आउट करना है। और 31 का सेलिंग प्राइस 11 है ना। 11 मल्टीप्लाई बाय 31, 11 मल्टीप्लाई बाय 31 कितना मिला आपको? 3,41,000। और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 31 यू विल गेट 1,86,000। माइनस करो, वेट अ मिनट, 3,41,000 माइनस 1,86,000, 1,55,000 आया बच्चों। विच ऑप्शन इज बेटर? विच ऑप्शन इज बेटर? 36,000 यूनिट का ऑप्शन बेटर है। बराबर है क्या आंसर बच्चों? देखो कितना दिया इसमें। यस, कंपोनेंट्स नहीं कंपोनेंट्स ही नहीं, 10.50 या बराबर है आंसर। देखो 10.50 राइट। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9 या 8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। A company which manufacture 4 component ABCD, okay, using the same skilled labor, aim to maximize its profit. Following information is available. ABCD 3 कंपोनेंट है बच्चों। देखो एक सम किया था ना हमने, वैसा सम है। देखो एक सम किया था LMN वाला, LMN क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है, अभी मैंने LMN वाला एक सम करवाया था ना आपको, सेम वैसा सम है बच्चों। वेरिएबल प्रोडक्शन दिया है, परचेज प्राइस पर यूनिट दिया है, स्किल्ड लेबर आर पर यूनिट टू मैन्युफैक्चर दिया है। एज इट हैज insufficient skilled labor are available to manufacture all component required, the company will need to buy some unit of one component. कंपनी को कोई भी एक कंपोनेंट परचेज करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का लेबर आर लिमिटेड है। तो कौन सा कंपोनेंट परचेज करना है, दैट दे आर आस्किंग टू यू। बच्चों सेम वे में करेंगे, थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा आपको। 4 प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है ना, प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स आर सेम, प्रोडक्ट A B C D राइट। वी विल गोइंग टू सी द एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेजिंग यूनिट। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ओनली एडिशनल कॉस्ट लिख रहा हूँ। सो फटाफट निकालो एडिशनल कॉस्ट कितना आया। 108 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60, सो 48 है फर्स्ट का। सेकंड का है आई थिंक 130 माइनस 70, 60 है। बी का, सी का 120 माइनस 75, 45, और डी का आपका है 124 माइनस 85, 39। मशीनर लिखो फास्ट, देखो किसका कॉस्ट सबसे कम है और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मशीनर कितना दिया है बच्चों? 4, 6, 5 and 3। सो डिवाइड करो कॉस्ट पर मशीनर, किसका कम हो रहा है? 60 डिवाइड बाय 4, हाउ मच यू विल गेट? 15। देन 60 डिवाइड बाय सॉरी 48 डिवाइड बाय 4 ना बच्चों, 12 आया। 60 डिवाइड बाय 6 10, 45 डिवाइड बाय 5 9 and 39 डिवाइड बाय 3 you will get 13। तो दिस इज
कंपोनेंट सी शुड बी प्रोड्यूस। आई होप आपको समझा होगा, यस और नो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपनी करंटली प्रोड्यूसेस 6000 यूनिट ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट each period, incurring total variable cost of 60,000, okay, total fixed cost of 42,000, okay। 6000 यूनिट के लिए कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 60 है और फिक्स कॉस्ट 42 है। प्रोडक्शन विल इंक्रीज टू 8000 यूनिट, टू 8000 लिखा है, बाय नहीं लिखा है, मतलब 8000 यूनिट ही होगा इंक्रीज per period if company expand capacity resulting in change both the variable cost per unit and fixed cost, total fixed cost दोनों चेंज होगा। मतलब अगर कंपनी एक्सपांशन करता है, कैपेसिटी इंक्रीज करता है 6000 यूनिट टू 8000 यूनिट, देयर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट बोथ विल बी इंक्रीज। सो कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 76,000 एंड फिक्स कॉस्ट 50,000। नाउ you need to find out what is the reduction in total cost per unit comparing the cost of 8000 unit per period with the unit cost currently being incurred, okay। मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि अभी 6000 यूनिट कंपनी बना रहा है ना, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट, और 8000 अगर कंपनी यूनिट बनाएगा तो उसके पर यूनिट कॉस्ट में डिफरेंस कितना है। क्या बोला सर, वापस बोलो। हाँ, 6000 यूनिट अगर कंपनी बना रहा है ना, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट और 8000 यूनिट के पर यूनिट कॉस्ट में डिफरेंस कितना है, दिस यू नीड टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू गिव आंसर। ऑल एमसीक्यूज आर वेरी लेंथी हाँ बच्चों, अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज आते हैं तो फास्ट सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग 6000 यूनिट का निकालेंगे फास्ट, 6000 यूनिट का पर यूनिट निकालेंगे कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है मुझे बताओ 6000 का। 6000 का वेरिएबल कॉस्ट है आपका 60,000, तो 60,000 डिवाइड बाय 6000 करोगे तो यू विल गेट 10। फिक्स कॉस्ट इज 42,000, 42,000 डिवाइड बाय 6000 यू विल गेट 7। तो अकॉर्डिंग टू मी टोटल पर यूनिट विल बी 17। समझा सर, कॉस्ट भी ऐड करो ना, क्यों करना है कॉस्ट ऐड, थोड़ी निकालने बोला है, पर यूनिट का डिफरेंस बोला है ना, टाइम पास नहीं करने का, एमसीक्यू से जो बोला है वही फटाफट। अब निकालो 8000 का, 8000 का कितना है बोलो, 8000 76,000, 76,000 डिवाइड बाय 8000, सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 76,000 डिवाइड बाय 8000, कितना आया रे वेरिएबल कॉस्ट, 9.5 आया, ओके। और यहां पे फिक्स कॉस्ट कितना है बच्चों, how much is fixed cost, $50,000। so 50,000 divided by 8000 you will get 50 divided by 8000 आपको मिलेगा 6.25, राइट 6.25। सो टोटल कितना है 9.5 प्लस 6.25, 9.5 प्लस 6.25 यू विल गेट 15.75, 17 minus 15.75, 1.25 is a correct answer, yes or no। next question number 10। A manufacturer company paid its employee a constant salary for 35 hours each week, okay। ओके 1 मिनट है बच्चों, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में वापस रिपीट करता हूँ, देखो। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे इट्स एम्प्लॉय अ कांस्टेंट सैलरी फॉर वर्किंग 35 आवर्स, ओके, each week। The production process is highly specialized and quality of output is critical factor। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस है ना स्पेशलाइज है और कंपनी का जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो क्रिटिकल फैक्टर है। क्रिटिकल फैक्टर मतलब हो सकता है कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है
जो उसका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइट बी कोई मेडिसिन बना रहा है कंपनी, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे ह्यूमन कंजम्पशन अगर कंज्यूम करते हैं तो उसे हजार्डस नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ऑल कंप्लीट यूनिट्स आर इंस्पेक्टेड, दे हैड इंस्पेक्टेड ऑल कंप्लीट यूनिट्स and currently about 10% of output fails to meet expected specification। मतलब 10% आउटपुट है ना बच्चों, जैसा कंपनी सोच रहा है वैसा नहीं हो रहा है। 10% यू कैन से दैट लॉस सॉरी आउटपुट का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, the managing director has forecast increasing sales and is keen to reduce labor cost per unit of production। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को सेल्स इंक्रीज करना है और लेबर कॉस्ट रिड्यूस करना है। एंड ही हैज सजेस्टेड पॉसिबल वे टू अचीव दिस, मीन्स दे वांट टू इंक्रीज सेल एंड दे वांट टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, और उसके लिए कुछ सजेशन है। पहला सजेशन है इम्प्रूव डायरेक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब लेबर का प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करो, अच्छा करो, तो लेबर कॉस्ट कम होगा और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। सेकेंड सजेशन है इंक्रीज नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, और थर्ड सजेशन है रिड्यूस रेट ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन जो भी 10% है उसको कम करना है। और बी है कि आर्ट्स बढ़ा दो। So which of the above suggestion would enable the company to reduce the labor cost per unit? Suggestion 2, suggestion 1 and 2, suggestion 1 and 3, suggestion 2 and 3. They are asking to you that कौन सा सजेशन अच्छा है कंपनी के लिए so that कंपनी का टोटल लेबर कॉस्ट कम हो। तो सिंपल है बच्चों, सजेशन 1 एंड 3 इज बेस्ट ना, क्योंकि सजेशन 2 जो है उससे लेबर कॉस्ट बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि 2 में क्या लिखा है, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड को इंक्रीज करो। तो अगर आवर्स इंक्रीज करेंगे तो लेबर कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? ओके, लुक एट द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। Z Limited is a hotel that serve cake and burger in its coffee shop. Okay. The analysis of its internal cost has revealed that variable cost of preparing its own burger is 5.50 per burger। मतलब variable cost 5.50 है, and compared to the price of rupees 8 per burger that would be charged by external bakery। मतलब वो लोग एक्सटर्नल बेकरी से परचेस करेंगे तो 8 रुपीज चार्ज कर रहा है वो बेकरी वाला, और खुद अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट उनका 5.50 है। ओके, Z Limited employ a chef to prepare the burger at a salary of 1000 per month। फिक्स कॉस्ट कंपनी का 1000 पर मंथ है, क्योंकि उन्होंने एक शेफ अपॉइंट किया है जो बर्गर बनाएगा। नाउ शेफ इज नॉट एबल टू कैरी आउट एनी अदर वर्क इन अ होटल एंड इज द ओनली एम्प्लॉय केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग द बर्गर। बाकी उसको कुछ नहीं आता, बर्गर बनाना आता है सिर्फ। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट मिनिमम मंथली नंबर ऑफ सेल ऑफ बर्गर एट विच it is worthwhile preparing the burger in the hotel। मतलब कितना मिनिमम बर्गर अगर सेल किया तो कंपनी को बेनिफिट होगा बर्गर बनाने में, प्रिपेयर करने में, अदरवाइज उनको परचेज करने में बेनिफिट होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हम लोग को है ना बच्चों, वो जो शेफ को अपॉइंट किया उसका जो सैलरी है वो रिकवर होना चाहिए, राइट? सो तो इट इज लाइक अ ब्रेक इवन पॉइंट। कितना बर्गर अगर सेल किया तो कंपनी का वर्थवाइल होगा प्रिपेयर करना, बर्गर प्रिपेयर करना, मतलब शेफ को अपॉइंट करना वर्थवाइल होगा। तो यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे, इट इज लाइक अ ब्रेक इवन पॉइंट ओनली, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद है बर्गर का ब्रेक इवन पॉइंट का आपको यूनिट फाइंड आउट करना है, यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट इज 1000
एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 माइनस 5.50 2.5। तो आप बोलोगे सर ये गलत है, 8 कैसे आया? 8 सेलिंग प्राइस थोड़ी है। 8 तो अगर कंपनी बाहर से परचेस करती है तो उनको 8 रुपीज कॉस्ट होगा, और अगर कंपनी खुद बनाएगी तो 5.50 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट होगा। बराबर है बच्चों, राइट है। लेकिन अगर कंपनी बाहर से परचेस करती है तो 8 रुपीज कॉस्ट है, खुद बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5.5 है। अगर 8 रुपीज में कंपनी परचेस करती है और लेटर सपोज अगर 2 रुपीज ऐड करके 10 रुपीज में भी कंपनी सेल करती है, समझा, प्रॉफिट में, तो भी 8 रुपीज हमने मिनिमम लिया है। लाइक क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, राइट। इफ कंपनी डूइंग ट्रेडिंग लाइक दे आर परचेसिंग फ्रॉम बेकरी, 8 रुपीज में उन्होंने परचेस किया, बट कितने में बेचेंगे वी डोंट नो। तो सेलिंग प्राइस अगर पता नहीं है तो हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे बच्चों। कितना है बताओ? 1000 डिवाइड बाय 2.5 यू विल गेट 400। क्लियर? मतलब कम से कम 400 बर्गर मंथली सेल करना पड़ेगा तो कंपनी को बर्गर प्रिपेयर करने में फायदा होगा, अदरवाइज कंपनी को बर्गर परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट Z। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू प्रोडक्ट Z, सेलिंग प्राइस 45, परचेज कंपोनेंट 14, लेबर 10, वेरिएबल ओवरहेड 8.5, फिक्स ओवरहेड 4.5। ओके, टाइम ऑन बॉटल नेक रिसोर्सेज 10 मिनट, मतलब 10 मिनट है ना कंपनी का जो टाइम है वो यू कैन से दैट बॉटल नेक रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता, आइडल टाइम है, प्रॉपर प्रोडक्शन उसमें नहीं होता 10 मिनट्स में। तो प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट कितना है, दिस यू नीड टू फाइंड आउट कि पर मिनट कंपनी ने कितना प्रोड्यूस करना है, राइट। प्रोडक्ट रिटर्न पर मिनट में कितना रिटर्न होगा। सो ऐसा बॉटल नेक वाला कोई सम बच्चों आपको था तो नहीं, उसमें पूरा जितने भी हम लोग ने सम्स किए हैं आने की चांसेस बहुत रेयर है बच्चों। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। सी, formula is selling price minus material upon time on bottleneck resources। तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? देखो सेलिंग प्राइस 45 है, मटेरियल आई थिंक 14 है, 45 अपॉन 14 अपॉन 10 मिनट्स कितना आया? 3.1। So this is right answer, but again I am saying not that much important बच्चों, आने के चांसेस नहीं है, rarely they will ask you। आई डोंट नो कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको क्यों दिए हैं, बिकॉज ये कंसेप्ट ही आपको बॉटल नेक वगैरह का कोई कंसेप्ट सम्स में तो नहीं दिया कम से कम। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट भी थियरी है आई थिंक क्वेश्चन। व्हेन मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग अ कंपोनेंट और outsourcing is production, the information required is, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? फर्स्ट, इंटरनल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर कंपोनेंट, मंथली वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर कंपोनेंट चाहिए, यस ये तो रिक्वायर्ड है बच्चों।
ये डिसाइड करने के लिए बच्चों बाहर से परचेस करना है या कंपनी को मैन्युफैक्चर करना है, वही लिखा हुआ है। व्हेन मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और आउटसोर्सिंग, तो वी रिक्वायर वेरिएबल कॉस्ट। मंथली वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर, कितना यूनिट चाहिए वो भी रिक्वायर है। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर कंपोनेंट, specific fixed cost total for the component and purchase price of the component from external supplier. So right answer is 1 2 4 5। मतलब जो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी नीड टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, पर कंपोनेंट फिक्स कॉस्ट कितना है उसको कंसीडर नहीं करते। So 1 2 4 and 5 option is right. Next question number 14. JB has been trading for last 6 months as a fast food retailer. Okay. His average profit margin for the total period was 33% on sale. कंपनी को जीपी जो होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, वो 33% हो रहा है सेल्स पे, और उनका सेल्स 1,20,000 है। हिज टोटल एक्सपेंस इज 25,800, ओके, एंड ही इज कंसिडरिंग एम्प्लॉय एन एक्स्ट्रा मेंबर ऑफ स्टाफ एज ही एंटिसिपेटेड एन इंक्रीज इन बिजनेस। उनको लग रहा है कि उनका बिजनेस बढ़ेगा, इसके लिए दे आर ट्राइंग टू अपॉइंट एक्स्ट्रा मेंबर इन अ स्टाफ। The cost of new employee will be 18,000 per annum. साल का 18,000 कॉस्ट होगा अगर नए स्टाफ को अपॉइंट किया तो। To stimulate sale, JB will reduce the gross profit margin to 30%. JB बोलता है कि सेल को बढ़ाने के लिए मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% भी हुआ ना, आई विल बी सेटिस्फाइड। क्लियर। फिलहाल कितना हो रहा है उसको 33, बट वो बोल रहा है 30% भी हुआ तो इट्स ओके फॉर मी। वॉट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इज नीडेड फॉर JB टू अर्न द सेम नेट प्रॉफिट। मतलब कितना परसेंट सेल बढ़ना चाहिए सो दैट JB को सेम नेट प्रॉफिट हो। अभी जो नेट प्रॉफिट हो रहा है ना, जब सेल बढ़ेगा, जब उनका एक्सपांशन होगा, बिजनेस जब इंक्रीज होगा, तब भी उनका नेट प्रॉफिट सेम अगर रहता है, सेम अभी जो नेट प्रॉफिट है वही प्रॉफिट अगर रहता है, तो सेल्स कितना परसेंट बढ़ना चाहिए। दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग टू यू। इन द नेक्स्ट 6 मंथ एज ही अर्नड इन द फर्स्ट 6 मंथ, जो फर्स्ट 6 मंथ में उन्होंने सेल अर्न करके नेट प्रॉफिट अर्न किया, तो नेक्स्ट 6 मंथ में हाउ मच शुड बी सेल। सेल नहीं पूछा है, सेल पूछा होता तो भी सिंपल था। उन्होंने पूछा है कि सेल्स कितना परसेंट बढ़ना चाहिए, ये पूछा है उन्होंने। सो लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू फाइंड आउट फर्स्ट 6 मंथ का नेट प्रॉफिट। तो फर्स्ट 6 मंथ का नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? सेल। सेल कितना है? 1,20,000 लेस COGS। COGS नहीं दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 33%। सी बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है GP, ग्रॉस मार्जिन इज 33%, तो 1,20,000 का 33% कितना आया? 39,600। इसमें से लेस होगा कॉस्ट। कॉस्ट इज 25,800, राइट, माइनस 25,800, 13,800 विल बी नेट प्रॉफिट। ये फर्स्ट 6 मंथ का नेट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया है? लेट अज्यूम नेक्स्ट 6 मंथ का भी नेट प्रॉफिट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट 6 मंथ है ना, उसका नेट प्रॉफिट सेम अगर रहता है तो सेल कितना परसेंट इंक्रीज होगा, समझा? सो नाउ वी विल गोइंग टू प्रिपेयर नेक्स्ट 6 मंथ इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लेट अज्यूम नेट प्रॉफिट इज रिमेन सेम 13,800, कॉस्ट विल ऑल्सो रिमेन सेम,
25,800 प्लस, देखो बच्चों सब में लिखा है कि कंपनी एक नया एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहा है और उसका जो कॉस्ट है वो 18,000 पर एनम है, नॉट 6 मंथ, पूरे साल का 18,000 है. इफ यू रीड प्रॉपरली इट इज क्लियरली मेंशन दैट 18,000 पर एनम. तो 6 मंथ का हम लोग को चाहिए ना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट फॉर 6 मंथ. तो 6 मंथ का कितना होगा? 9,000. सो हाउ मच विल बी टोटल कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ? क्योंकि 25,800 तो कंफर्म रहेगा, प्लस 9,000 कंपनी को एडिशनल एम्प्लॉय अपॉइंट करे टू गिव बेस्ट सर्विस. सो वो ऐड हो जाएगा. कितना हुआ? 34,800, राइट? तो नाउ यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? रिवर्स कैलकुलेशन. ऐड करो 34,800 प्लस 13,800 कितना आया? 48,600. अभी ये 48,600 है ना बच्चों, लेट अज्यूम 30% है. कॉस्ट विल बी 70, सेल विल बी 100. सो कैसे अज्यूम किया? दिया है क्वेश्चन में बच्चों, देखो 30% जीपी है, जीपी रिड्यूस होगा, जीपी विल रिड्यूस टू 30%. सो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कॉस्ट मिलेगा 48,600 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 30. सो 1,13,400 आया COGS बराबर. अभी रिवर्स कैलकुलेशन करो, कितना आया? 48,600 प्लस 1,13,400 1,62,000 is a sale for the next 6 months. But your answer is not completed because in question they had mentioned that you have to find out increase in sale in next 6 months. तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो 1,20,000 है ना, 100% है, लेट अज्यूम. तो 1,62,000 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1,62,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1,20,000 135. मतलब 135 माइनस 100 करोगे तो 35% इंक्रीज हुआ है. दिस इज द आंसर. यस और नो? सो मैंने सब एमसीक्यूज बच्चों कवर किया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जो मुझे रिलेवेंट नहीं लग रहा है. आप मेरे को लग रहा है कि वो नहीं आएगा आपको. इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग ने नहीं किए थे बच्चों. सो प्लीज 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 आप लोग जो बुक में जो आपको सम्स दिए हैं वो प्लीज़ एक बार आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, देख लेना कैसे सॉल्व करना है. उसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं बच्चों. ठीक है? बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.